नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। इजराइल ईरान के बीच छिड़ी जंग अब एटमी वॉर की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद कई परमाणु देश ईरान के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध एटमी होगा। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं और साथ ही हमारे संवाददाता इजराइल में हैं, वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जहां इस वक्त बमबारी हो रही है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत युद्ध की बड़ी खबरों से करते हैं। तो ईरान के बुशहर बेस पर हमले का वीडियो सामने आया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है। बुशहर में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। देखिए अभी की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इजराइल का ईरान पर अभी बड़ा अटैक सामने आ रहा है। और ये हमले के बाद दक्षिणी ईरान में भी बड़े धमाके हुए हैं। सेंट्रल ईरान में भी आईडीएफ का अटैक देखने को मिला है। IRGC के जवानों पर भी हमले हुए हैं। ये बुशहर पर अटैक है इजराइल का। और ईरान पर इजराइल का विध्वंसक अटैक जारी। ईरान के अहवाज में सैन्य ठिकानों पर हमले किए इजराइल ने। हमले के बाद सैन्य ठिकाने पर आग लग गई। तो ईरानी परमाणु मिशन नष्ट, ये अमेरिका ने कहा है। एटमी स्थलों पर हमला सफल रहा, ये अमेरिका ने कहा है। इसके अलावा ईरान शांति का रास्ता अपनाए, ये अमेरिका ने कहा है। ट्रंप शांति चाहते हैं, अमेरिका का यह कहना है। और देखिए इजराइल और ईरान का एक और अपडेट है। इजराइल ने ईरान पर अभी एक बड़ा हमला किया है। हमले के बाद दक्षिणी ईरान में बड़े धमाके हुए। सेंट्रल ईरान में भी आईडीएफ का अटैक, IRGC के जवानों पर भी हमले हुए। और ईरान पर इजराइल का विध्वंसक हमला जारी। ईरान के अहवाज में सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद सैन्य ठिकानों में आग लग गई है, यह जानकारी भी सामने आ रही। देखिए ईरान पर इजराइल का विध्वंसक हमला जारी। अहवाज में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं इजराइल ने। हमले के बाद की तस्वीर देखिए। हमले के बाद सैन्य ठिकाने में आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान प्लांट पर अटैक किया है अमेरिका ने। फोर्डो प्लांट के एंट्री और एग्जिट गेट को नुकसान पहुंचा है। बंकर बस्टर बम, 12 बंकर बस्टर बम से हमले का दावा किया है अमेरिका ने। तो ये तस्वीर बंकर बस्टर बम से अटैक के बाद कैसे वहां पर चारों तरफ रोशनी फैल गई, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीर है। 12 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किया अमेरिका ने। परमाणु प्लांट्स पर हमला किया है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हमला हुआ है। और अगर ईरान ने वापस जवाब देने की सोची, अगर ईरान ने यहां पर अमेरिका को जवाब देने के बारे में फैसला लिया, तो यह एक खराब विकल्प होगा, यह कहा है अमेरिका ने। और ईरान ने इस बीच खैबर मिसाइल से जवाबी हमला किया है। ईरान ने इजराइल पर दागी है खैबर मिसाइल। पहली बार इजराइल पर खैबर मिसाइल से अटैक किया गया है। तो ईरान ने इजराइल पर खैबर मिसाइल से अटैक किया। पहली बार इस मिसाइल से हमला किया गया है। और इस बीच इस वक्त की वॉर जोन से सबसे नई खबर आ रही है। इजराइल ने मार गिराए हैं ईरानी ड्रोन। इजराइल ने आज 30 ड्रोन मार गिराए। आईडीएफ ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। तो इजराइल ने आज 30 ड्रोन मार गिराए।
ये ड्रोन ईरान ने भेजे थे इजराइल की तरफ, जिनको मार गिराया है इजराइल ने। आईडीएफ ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। और ईरान के गदीर बेस पर हमला किया गया है। गदीर बेस पर इजराइल का हमला। गदीर बेस पे हमला किया इजराइल ने, जो कि ईरान का एक बेस है, आईआरजीसी का एक मिलिट्री बेस है ये गदीर, जिस पर हमले के बाद धमाके देखने को मिले। तो आईआरजीसी के सैन्य बेस पर धमाके किए हैं। गदीर नाम है इस सैन्य बेस का, जिस पर इजराइल ने धमाके किए। और ईरान के याज से एक हमले की तस्वीर आ रही है। ईरान के याज में भी हमला हुआ है, जहां एक और तस्वीर सामने आ रही है। हमले के बाद तेज धमाके हुए हैं। तो चाहे वो बुशहर हो, अहवाज हो, गदीर हो, फिर ये याज हो, हर जगह इजराइल ने अटैक किया है। और इराक में सुपर अलर्ट है अमेरिकी बेस। इराक में अमेरिका का जो बेस है वो इस वक्त सुपर अलर्ट मोड में है। आसमान में अमेरिकी वायुसेना गश्त लगा रही है। इराक में ईरान के टारगेट पर है अमेरिकी बेस। इराक में अमेरिका के 2500 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, और क्योंकि वो ईरान के बिल्कुल बगल में है, ईरान के सबसे करीब अमेरिकी बेस में से एक है वो, इसलिए वहां पर जो ट्रूप्स हैं अमेरिका के, वो सुपर अलर्ट मोड में हैं। जमीन से लेकर आसमान तक इस वक्त नजर रखी जा रही है। और इराक में बढ़ाई गई है अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा। अमेरिकी दूतावास पर इराकी फोर्स की तैनाती हो गई है। ईरान पर हमले के बाद इराकी सुरक्षा बलों ने वहां पर अपनी और तैनाती बढ़ा दी है। यह वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है। इराक सरकार को ईरान के हमले का डर है, यह रिपोर्ट कह रही है। और इजराइल में ईरान के मिसाइल हमलों से हड़कंप मच गया है। 20वीं वेव में 40 मिसाइलों से हमला किया है ईरान ने इजराइल में। हाइफा और तेल अवीव में कई इमारतें तबाह कर दी हैं ईरान ने। इजराइल के कई शहरों में भारी तबाही मची है। ये तेल अवीव का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। देखिए कैसे यहाँ पर दुकानों को, कैफेज को, कमर्शियल जो वहाँ पर इमारतें थी उनको और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है ईरान के इस अटैक में। और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की बड़ी वार्निंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बड़े हमले की धमकी। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को मिलेगी बड़ी सजा। कड़ी सुरक्षा का इंतजार करे अमेरिका। तो आपको बताते हैं कि आज सुबह अमेरिका ने किन हथियारों का इस्तेमाल कर 3 परमाणु प्लांट्स पर अटैक किए। B-2 बॉम्बर, जिसकी उड़ान की रेंज है 11,000 किलोमीटर और रिफ्यूलिंग के बाद 19,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वॉरहेड क्षमता है 18 टन। कितनी ऊंचाई से हमला किया? 12 किलोमीटर। कितनी गहराई तक अटैक किया? 60 मीटर। किसी रडार की पकड़ में नहीं आता। अमेरिका के पास 20 ऐसे B-2 बॉम्बर हैं। GBU-57, ये वजन इसका है 13,600 किलोग्राम। 2 हाथियों के वजन से ज्यादा है। वॉरहेड 2700 किलोग्राम। विस्फोटक कितनी गहराई तक मार कर सकता है? 60 मीटर तक। गाइडेंस जीपीएस या आईएनएस से। स्पीड मैक 10, यानी आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा। 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे तक। कैसे अटैक? जमीन के अंदर जाकर विस्फोट करता है ये। टॉम हॉक मिसाइल, कहां तक हमला? 2400 किलोमीटर तक। स्पीड कितनी है? 885 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यूएस नेवी इसका इस्तेमाल करती है। वॉरशिप या सबमरीन से फायर किया जाता है। रडार की पकड़ में आना मुश्किल है। पहली बार 1991 में इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि इस हमले में कितना बदला पूरा हुआ है अमेरिका का, या केवल यह दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है?
ईरान दावा कर रहा है कि फोर्डो प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज सुबह अमेरिकी हमले की पूरी डिटेलिंग जो है वो आपको बताते हैं आज सुबह की, कहां कहां हमला हुआ और कितना नुकसान हुआ। देखिए, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट बंकर बस्टर बम से यहां पर अमेरिका ने अटैक किया। 15 टन के 12 GBU-57 बम यहां पर गिराए। 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। B-2 बॉम्बर से 2 बम गिराए गए। असर क्या हुआ? प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि रेडिएशन लीक की कोई खबर फिलहाल यहां से नहीं है। नतांज न्यूक्लियर प्लांट मिसाइलों से अटैक, 30 टॉम हॉक मिसाइलें यहां पर इस्तेमाल की गई। यूएस सबमरीन से अटैक किया, 643 किलोमीटर दूर से अटैक हुआ। असर, इजरायली हमलों से 75% तबाह हो गया ये परमाणु प्लांट। अमेरिकी हमलों से पूरा बर्बाद हो गया। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट मिसाइलों से अटैक हुआ। यहां पर 30 टॉम हॉक मिसाइलें जिनका इस्तेमाल किया गया। यूएस सबमरीन से अटैक हुआ, 643 किलोमीटर दूर से यह अटैक किया गया। असर, इजरायली हमलों में 75% तबाह हो गया ये परमाणु प्लांट इस्फहान। अमेरिकी हमलों में पूरा बर्बाद हो गया। मेजर जनरल वीके दत्ता आज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कोमोडोर जीजे सिंह आज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और जे के त्रिपाठी पूर्व राजदूत। आप सभी का स्वागत है। जनरल दत्ता, शुरुआत आपसे करता हूं। जनरल दत्ता, अमेरिका ने जो ये हमला किया उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। ईरान हालांकि ये कह रहा है कि उसको बहुत नुकसान नहीं हुआ है, या उसने पहले से ही अपने जो न्यूक्लियर जो प्लांट की जो भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो लॉजिस्टिक्स थे, या जो इनरिच किया था जो यूरेनियम, वो उसने वहां से हटा लिया। लेकिन सर 12 बम आज अभी जानकारी आ रही है कि 12 GBU जो बम है वहां पे गिराए गए 57। एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आपको क्या लगता है, अगर एक किसी जगह पर 12 GBU बम गिरेंगे तो कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो इन 3 साइड्स के ऊपर हमला हुआ है, जिसके अंदर फोर्डो सबसे मोस्ट फॉर्मिडेबल टारगेट था इनका, जो कि ज़मीन के नीचे तकरीबन जो उसकी डेप्थ है वो नॉर्मल जो बंकर बस्टर नहीं कर सकता था, उसके लिए GBU-57 का इस्तेमाल होना ज़रूरी था। इसलिए इजराइल लगातार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इसको टारगेट करें। लेकिन अभी ऐसा है कि मार्च के महीने में जो इनके ईरान के सीनियर जनरल है, उन्होंने बोला कि मार्च के महीने में ही हमने अपना जितने असेट थे, जितने स्टॉक थे यूरेनियम के, उनको हमने सेफ जगह पे मूव कर दिया। हमको मालूम था कि हमला करेंगे, और अगर वो बात सच है तो ईरान ने जितना उसके पास ये न्यूक्लियर मटेरियल था, फिजाइल मटेरियल, उसको किसी सेफ लोकेशन में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। इसीलिए जो खबरें आ रही है कि कोई रेडिएशन लीक होने की कोई चर्चा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हालांकि आपने हो सकता है काफ़ी सीवियर डैमेज किया हो इस अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन को, लेकिन जिस मकसद से वो अटैक किया गया वो मकसद हो सकता है पूरा ना हुआ हो, क्योंकि ईरान उसको पहले ही सेफ लोकेशन में मूव कर चुका है। और यही हाल जो है इस्फहान और जो नतांज में, जहां टोमाहॉक मिसाइल से सबमरीन के माध्यम से 30 टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तो आप ये मान के चलें कि अगर मैं बोलूँ ये TV9 का मैंने बिल्डिंग को तबाह करना है, और बिल्डिंग तबाह होने से पहले TV9 ने अपने सारे कैमरे और जितने मॉनिटर थे बाहर निकाल दिए, और आपका काम कहीं और से चालू हो गया, तो ये बिल्डिंग टूट जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही मतलब ये जो लेकिन ये ईरान का दावा है, अभी इसकी सच्चाई कितनी है इसको वेरीफाई होना अभी बाकी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के बुशहर शहर पर हुए हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद मौके पर धुआं ही धुआं देखने को मिला है बुशहर में। और दुनिया में गहरा गया है परमाणु युद्ध का खतरा, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे इजराइल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, तो जरा बताइए, इस वक्त अभी आप बता रहे थे कि जब आपकी एक लाइव रिपोर्ट हमने दिखाई, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसी समय आपके पास बिल्कुल पास वो मिसाइल आकर गिरी होगी। मुझे लगता है ये मंजर आजकल हर एक इजरायली की जीवन का आम हिस्सा बन गया है। कैसे वो वहां पर अपने आम रोजाना की जिंदगी में व्यस्त होते हैं और तभी सायरन बजता है और उनको भागकर बंकर में घुस के वहां पर जाना पड़ता है। लेकिन अब इजराइल के लोग क्या असेस कर रहे हैं, अमेरिकी अटैक के बाद ईरान क्या कर सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहद खौफनाक मंजर था। उस तरह के मंजर बहुत कम देखने को मिलते हैं, और ख़ास करके तब जबकि ईरान की तरफ से पता नहीं उसके
वो कहते हैं ना कि पिटारे में कौन कौन सी मिसाइल है वो किसी को नहीं पता है। हर दिन वो एक नया मिसाइल इंट्रोड्यूस करता है और उसका टेस्ट भी वो इजराइल पर ही कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जाहिर है कि इजराइल के लोगों के लिए इस समस्या से निपटना आसान नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इजराइल के लोग चूँकि जैसे ही सायरन बजती है और उसके तुरंत बाद वो बॉम्ब शेल्टर में चले जाते हैं तो इसकी वजह से वो सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ मुझे ये हमें अप्रिसिएट करना चाहिए इस बात का भी कि इसके बावजूद कि ईरान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, लेकिन इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने फाइटर जेट्स की मदद से और दूसरी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत हद तक उन सब को रोकने में, इंटरसेप्ट करने में कामयाब होता है। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वाकई में इजराइल का हाल गाजा जैसा हो जाता, लेकिन इजराइल बहुत हद तक बचा लेता है। अब अगर 20-30 मिसाइल में से 1-2 मिसाइल गिरती है, वो भी इंटरसेप्ट के दौरान गिरती है, तो आप उसे क्रेडिट तो इजराइल को दे ही सकते हैं। लेकिन स्थिति इससे बढ़कर आगे है। देखिए, सीधी सी बात है कि जो मुल्क हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है, उसके पास कौन कौन से हथियार है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। और इस वक्त ईरान अमेरिका पर भले ही ना अटैक कर सके, लेकिन इजराइल को नुकसान पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है और पूरी ताकत के साथ हमला किए जा रहा है। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे के भीतर मैं एक बार फिर एक बड़ा हमला देखने वाला हूं मिसाइलों का ईरान की तरफ से इजराइल पर। बिल्कुल, और मनीष, इसीलिए हम कह रहे हैं लगातार कि टीवी9 भारतवर्ष इकलौता चैनल जो सबसे पहले वहां पर पहुंचा और आपको लगातार ग्राउंड से अपनी जान हथेली पर रखकर सारी रिपोर्ट्स दे रहा है। लेकिन कोमोडोर सिंह, व्हाट्स योर असेसमेंट? अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर अटैक करने की हिम्मत की या ये अगर उसने सोचा तो ये एक खराब विकल्प होगा। आपको भी यही लगता है? ने लास्ट नाइट किया है, ये एक बहुत लिमिटेड, टारगेटेड, कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड अटैक था। आप इसका पैरेलल वही ले सकते हैं जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सिर्फ जो आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर अटैक किया था। बहुत बड़ा अटैक अमेरिका कर सकता था, मगर ये बहुत लिमिटेड, रेस्ट्रेन जो था वो अटैक था। दूसरी बात ये कि जो अमेरिका है उसने पहले ही पहचान लिया कि ये जो ईरानियंस है, ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट करने की जो फैसिलिटी है उसमें से जो मटेरियल है वहाँ नहीं रखेंगे और शिफ्ट कर रहे हैं। इसी की वजह है कि जो 2 वीक की विंडो थी उसको काट कर सिर्फ 2 दिन इन और जो अमेरिका है उसने अटैक कर दिया। ये जो 2 वीक की विंडो थी उसको कम करने का रीजन ही ये है कि उनकी कोशिश थी कि वो जो जितना यूरेनियम एनरिचमेंट का सामान है उसको वहां से हटा ले। मगर जो इतने बड़े अटैक को एक अमली जामा देना, इससे एक बात तो साफ होती है कि ये जो उसके तीनों के 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थे उनको उन्होंने डिसफंक्शनल कर दिया है, क्योंकि सिर्फ मटेरियल के साथ बम नहीं बनता, जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगती है, मशीन यूज की जाती है, उसको भी अगर नुकसान पहुंचा दिया है, और मेरा मानना है नुकसान पहुंचा है उनको, और इसीलिए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि अगर पलटवार ईरान उनके दूसरे जैसे इराक, कतार, अमान, UAE, जितना ये मिडल ईस्ट है उसके कोई 15-20 ठिकाने हैं वहां पे, अगर वहां पे पलटवार करता है तो फिर ये अमेरिका फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा, इसका मोड चेंज हो जाएगा। और क्या ईरान इसका मुकाबला कर पाएगा? सवाल यही है। और अमेरिका प्लस इजराइल, क्या ईरान इसका मुकाबला कर पाएगा या ईरान को किसी की बैकिंग चाहिए होगी? इस पे आऊंगा मैं, कोमोडोर सिंह आऊंगा। कोमोडोर सिंह, इसको थोड़ा आगे के लिए रखते हैं, अभी आऊंगा आपके पास। दुनिया में गहराया परमाणु युद्ध का खतरा। कुछ देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ईरान को किसी की बैकिंग चाहिए क्या? पुतिन के करीबी और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ देश ईरान को परमाणु बॉम्ब देने को तैयार हैं। कुछ देश के बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं दिमित्री मेदवेदेव, क्योंकि अमेरिका को काउंटर करने के लिए और मिडिल ईस्ट में अमेरिकन सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए रूस कुछ भी कर सकता है। सवाल यह कि ईरान को किस हद तक मदद करेगा।
देखिए, अमेरिका को रूस का खुला चैलेंज, दिमित्री मेदवेदेव का बयान। ईरान में 3 ठिकानों पर हमला करके अमेरिका को क्या मिला, यह सवाल पूछा दिमित्री मेदवेदेव ने। उन्होंने कहा कि ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु ढांचे को मामूली नुकसान पहुंचा है। यूरेनियम संवर्धन अब और खुलेआम करेगा ईरान। भविष्य में परमाणु हथियार का उत्पादन जारी रहेगा। कई देश ईरान को सीधे परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। अमेरिका नए संघर्ष में उलझा, जमीनी युद्ध की संभावना बढ़ गई है। ईरान में एकजुटता अब और बढ़ेगी। शांति की बात करने वाले ट्रंप ने एक और युद्ध शुरू कर दिया, यह दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। लेकिन एटम वॉर में कौन किसके साथ है? हम बात वही कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका साथ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज उनके साथ हैं, कुछ और देश साथ में दिखते हैं, लेकिन रूस और चीन और उत्तर कोरिया क्या ईरान के साथ हैं? ईरान के साथ रूस, जिसके पास 6000 से ज्यादा परमाणु बम है, चीन जिसके पास 600 परमाणु बम है, उत्तर कोरिया जिसके बारे में कहा जाता है कि 70 परमाणु बम उसके पास भी हैं। क्या ये मदद करेंगे ईरान की? क्योंकि इजराइल के साथ तो अमेरिका खुलकर आ चुका है। अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है। नेतन्याहू की तारीफ की ट्रंप ने, और अमेरिका ने 3 परमाणु जो प्लांट है उन पर अटैक भी कर दिया ईरान के। 5000 से ज्यादा परमाणु बम वो रखता है। हालांकि हजारों बमों की बातें बेमानी है, क्योंकि एक परमाणु बम भी अपने आप में बहुत बड़ी तबाही किसी भी देश में लाने में सक्षम है। अब अम्बासडर त्रिपाठी, सवाल तो यही है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर कौन किसके साथ, आपको क्या लगता है? मैं खुलकर सवाल पूछता हूं, बाकी देश छोड़िए, क्या रूस खुलकर ईरान के साथ आएगा जैसा अमेरिका इजराइल के साथ आया है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि रूस खुल करके ईरान के साथ आएगा, और या रूस ईरान को परमाणु हथियार देगा। उत्तर कोरिया दे सकता है, चीन भी मुझे नहीं लगता कि परमाणु हथियार ईरान को देगा। हाँ, रूस में अभी वो ताकत है। रूस एकमात्र ऐसा देश है, मेरा मानना है आज के संदर्भ में, जो इस युद्ध को रुकवा सकता है। क्योंकि ट्रंप ये कहते नहीं थकते कि पुतिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भले ही पुतिन ने 2 दिन पहले उनका फ़ोन लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन ट्रंप ये कहते हैं कि पुतिन मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो हो सकता है कि कल जब ये गार्ची जा रहे हैं तो हो सकता है पुतिन बाद में ये कहें कि हाँ, अब आप इसको बंद कर दीजिए, हम युद्ध विराम कराते हैं। ये भी हो सकता है, दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि जैसे दोस्ती का दावा कर रहे हो, तो ट्रंप और पुतिन के बीच में ये कोई पैक्ट हुआ हो कि ठीक है, आप यूक्रेन में जो कुछ करिए, करना हो करिए, जितना लेना हो, हमारे माइनिंग एसेट्स पे ध्यान रखिएगा, बदले में आप ईरान पे सॉफ्ट हो जाइएगा, हमें उनके परमाणु एसेट्स ख़त्म करने हैं। एक चीज़ इसमें यह भी है कि देखिए, वो कह तो रहे हैं कि हमने फोर्डो में इतने बम गिरा दिए हैं, 12 बंकर बस्टर गिरा दिए हैं, लेकिन इनकी रेंज 60, इनकी डेप्थ 60 मीटर तक की होती है। जबकि ये कहा जा रहा है कि फोर्डो में जो हथियार छुपे हुए हैं वो 80 से 100 मीटर के गहराई में छुपे हुए हैं, और कई लेयर्स, शायद हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट ज़्यादा बता सकेंगे, कई लेयर्स होती हैं, आई मीन रेनफोर्स कंक्रीट और फिर अर्थ, फिर रेनफोर्स कंक्रीट। तो इसमें ये होता है कि उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ है ईरान के ऊपर जितना वो कहा जा रहा था। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, इसी बीच ईरान पर अमेरिका को लेकर हमले को लेकर अमेरिका ने क्या कहा, अब ये देखिए। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका ने कहा, ईरान पर हमले में 125 एयरक्राफ्ट शामिल थे। 125 एयरक्राफ्ट शामिल थे, ये पेंटागन ने कहा है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए। फोर्डो में 14 GBU-57 बॉम्ब गिराए, ये पेंटागन ने कहा है। ईरान के 2 परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया, पेंटागन ने कहा है। ईरानी सैनिकों या नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा। इस्फहान पर 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल हमले किए, ये पेंटागन ने कहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पेंटागन ने कहा है कि पूरा ऑपरेशन 25 मिनट तक चला है। 25 मिनट तक ये पूरा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान पर कार्रवाई हुई है। ये देखिए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तक कार्रवाई हुई है। 25 मिनट तक ये पूरा ऑपरेशन चला है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान पर यह कार्रवाई की गई है। 2001 के बाद से सबसे लंबा B-2 बॉम्बर मिशन रहा, यह पेंटागन ने कहा है। यह मिशन शासन परिवर्तन के बारे में नहीं था। शाम 6:40 से 7:05 के बीच यह हमला किया गया। ईरान को शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, यह सब पेंटागन का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ईरान का पलटवार एक खराब विकल्प होगा। तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कह रहा है
कि ईरान का पलटवार एक खराब विकल्प होगा। ग्रुप कैप्टन वाजपेयी जी, क्या लगता है आपको, ईरान का पलटवार एक खराब विकल्प होगा, इसका क्या मतलब है? गौरव जी, मुझे सबसे आखिर में मौका मिला है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। सबसे पहले कमरोर साहब जो बात कर रहे थे आप सिंदूर वाली, मुझे लगता है जब आप सिंदूर चल रहा था तब कुछ मीडिया चैनल ने ये बिल्कुल सही कहा था कि हमारे सामरिक रणनीतिकारों ने अब आने वाले युद्धों के पैमाने तय कर दिए हैं। और अब आप गौर करके देखिए, जब हमने भी पाकिस्तान के साथ जो स्ट्राइक की थी वो केवल टेररिस्ट स्ट्राइक की थी। उसी पैमाने को फॉलो करते हुए आज अमेरिका ने भी केवल जो उनके लक्ष्य निर्धारित थे, 3, एक फोर्डो, दूसरा नतांज और तीसरा इस्फहान, वहीं पे अटैक करने के बाद ऑफर कर रहे हैं ईरान को कि आप वार्ता की टेबल पे आइए। ये एक पहला बिंदु था। दूसरी बात जो आपने कही है, इस वक्त जो युद्ध के समीकरण हैं 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान के कुछ मित्र देश हैं। इसमें एक एक बिंदु को मैं कवर करूंगा। रशिया स्वयं में यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि रशिया ने ईरान से ड्रोन और मिसाइल की मदद यूक्रेन युद्ध में ली है। ये बात रशिया का कहना कि मैं परमाणु हथियार दे दूंगा थोड़ा सा लॉजिकल नहीं दिखता है, क्योंकि ऐसा पिछले भूतकाल में कभी नहीं देखा गया। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और मनीष के पास जाएंगे सीधे। जंग के बीच नेतन्याहू ने एक आपात बैठक बुलाई है। टॉप लीडरशिप के साथ ये मीटिंग बुलाई गई है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। ईरान के मौजूदा हालात पर चर्चा की जा रही है। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, इस मीटिंग के बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि ईरान के अगले कदम को लेकर इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है और वो दोनों तरह के कदम हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान की तरफ से आप जो मिसाइल हमले होंगे तो उसमें किस तरीके से उसे सफलतापूर्वक रोकना है, या फिर युद्ध की जो अगली स्ट्रेटजी है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, कैसे अमेरिका के साथ सिंक्रोनाइज होकर काम किया जाएगा। क्योंकि इजराइल का दावा ये भी है कि अमेरिका के रात के ऑपरेशन में भी इजराइल पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा था। वहीं एक और बड़ी खबर आई है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू उसके बारे में भी सोच रहे होंगे। वो इसलिए कि अभी अभी खबर आई है कि ईरान की संसद ने जो हॉर्मुज स्ट्रीट है, हॉर्मुज की खाड़ी को, जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं, उसे बंद करने का फैसला लिया है और अंतिम फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर पर छोड़ा है। तो अगर फारस की खाड़ी को ईरान बंद करने का फैसला करती है और अगर ऐसा करता है तो सबसे पहले तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पर काफ़ी दबाव होगा और ऐसी स्थिति में अमेरिका को उस दबाव से उबारने के लिए इजराइल को कुछ नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि यह 2 तरफा मामला है, मिसाइल से भी निपटना है और फारस की खाड़ी में जो ईरान का प्रभुत्व है और वो बार बार जो ऐसी धमकी देता है कि हम इसे रोक देंगे, इसे रोक देंगे, और जिसको लेकर संसद ने वहाँ पर मुहर लगा दिया। अगर ऐसा हुआ तो पहले भी ये साफ हो चुका है कि फारस की खाड़ी को अगर ईरान रोकता है तो उसे भी अमेरिका एक जंग के ऐलान के तौर पर लेगा। तो क्या अगली जो जंग अमेरिका की तरफ से होगी वो इसी के नाम पर होगी कि भैया तुमने फारस की खाड़ी रोकी है, उससे हमें और दुनिया भर को दिक्कत हो रही है, तो चलो तुम पर फिर अटैक करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष, आप रहिए मेरे साथ। देखिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दूं। जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, आपात बैठक। टॉप लीडरशिप के साथ ये मीटिंग कर रहे हैं। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां भी इसमें मौजूद हैं। अब क्या हो रहा है ये तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के मौजूदा हालात पर चर्चा की जा रही है, जिसको लेकर मनीष भी अभी आपको जानकारी दे रहे थे। लेकिन ये एक रूटीन एक्सरसाइज कह सकते हैं जनरल दत्ता इसको, या आपको लगता है कि इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ घटा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो अटैम्प्ट था, यहाँ कोशिश की जा रही थी इजराइल के द्वारा कि हम इनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स है, खास करके फोर्डो, इस्फहान और नतांज में, उसको न्यूट्रलाइज कर दें। और उसके लिए अमेरिका की मदद मांगी, अमेरिका ने मदद दे दी, उसके ऊपर स्ट्राइक कर दिया। लेकिन अभी तक जो डैमेज असेसमेंट की रिपोर्ट आती है या कंफर्मेशन आती है, उसके अंदर सच में पंजा कि क्या ये उसमें सफल हुए कि नहीं।
चलो अगर मान लीजिए सफल हो भी गए, लेकिन इजराइल के ऊपर लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले होते चले जा रहे हैं और इजराइल को उसको रोकने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। उसके पास जितने डिफेंस सिस्टम है, चाहे आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो, थार्ड हो, उसके बावजूद भी उनकी मिसाइल निकल के उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर ये प्रचल चला रहा तो इजराइल के अंदर ज़्यादा तबाही हो जाएगी। अभी ये सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे रोकें। दो तरीके हैं, अगर तो ये रजीम चेंज कर पाएँ जल्दी से जल्दी, उसी हालत में ईरान रुकेगा, नहीं तो ईरान इस जंग को खींचेगा। ईरान अमेरिकन एसेट्स के ऊपर भी हमला करेगा और वो अपनी जो उनकी प्रभुता है, जो एक पुरानी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ईरान झुकने वाला नहीं है जब तक ये सत्ता उनकी कायम है। तो ये सत्ता जो है इनके टारगेट को स्ट्राइक करेगी। कासिम सुलेमानी के अच्छा देखिए, एक और बड़ी खबर है जो एक और नैरेटिव यहां पर देती है इस पूरे मामले में। अमेरिकी हमले पर पूर्व यूएस डिप्लोमेट जिम जत्रास का बड़ा दावा आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान लीबिया नहीं उत्तर कोरिया बनना पसंद करेगा। किम के पास एटम इसलिए उन्हें इज्जत मिलती है। अब देखिए, बहुत बड़ा इन्होंने कंपैरिजन कर दिया है। लीबिया जहां गद्दाफी ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप किया और फिर उनकी क्या हालत हुई, और नॉर्थ कोरिया जहां पर आज वो पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है लेकिन अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू रख रहा है और पूरी दुनिया में वो, चाहे आप उसको रोग नेशन कहिए, चाहे आप डिक्टेटरशिप कहिए, लेकिन अभी भी सुरक्षित है वो देश। तो ये कंपैरिजन क्या लगता है ईरान के इस माहौल में अप्रोप्रिएट है? क्या इस कंपैरिजन के थ्रू वही होगा जो ये जिम जत्रास कह रहे हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन अमेरिकी हमले पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान आ गया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनादर किया है, ये ईरानी विदेश मंत्री कह रहे हैं। दुनिया को ट्रंप की धमकी का जवाब देना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। हम शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चला रहे थे, ये अरागची ने कहा है। तो ईरान के विदेश मंत्री की दुनिया से अपील। हम अमेरिका से बात कर रहे थे तब इजराइल ने इसे नष्ट किया। दिखाइए बिग वॉल पर जरा पीसीआर। देखिए, ये है अमेरिका के, इजराइल के विदेश मंत्री ने जो यहां पर दुनिया से अपील की है, ईरान के विदेश मंत्री ने। हम अमेरिका से बात कर रहे थे तब इजराइल ने हम पर हमला किया और इजराइल ने इसे नष्ट कर दिया। हम यूरोप के साथ बातचीत कर रहे थे तब अमेरिका ने इसे नष्ट कर दिया। अमेरिका ने इजराइल को हमारे परमाणु ठिकानों पर हमले की हरी झंडी दी। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनादर किया। दुनिया को ट्रंप की धमकी का जवाब देना चाहिए। हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण था, फिर क्यों हम पर हमला किया गया, ये पूछ रहे हैं अरागची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान का फैसला। हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करेगा ईरान। बहुत बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा ईरान। ईरान ने यह फैसला लिया है। ईरानी संसद ने एक मत से यह फैसला लिया है। हालांकि अंतिम फैसले का अधिकार अभी भी आयतुल्लाह खमेनी को है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। 20% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही दुनिया के बाकी हिस्सों में जाता है, और अगर इसको बंद करता है ईरान तो जाहिर है इसका असर पूरी दुनिया पर आना ही है। हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान ने यह बड़ा फैसला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा ईरान। ईरान की संसद ने यह फैसला लिया है। खमेनी इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। अभी हमने दिखाया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस तरह से बहुत अहम है और वहां पर एक ब्रिटिश ऑयल शिप को ईरान ने रोका था। कमोडोर्स जीजे सिंह, क्या लगता है आपको, ये कितना बड़ा फैसला है? फैसला तो बड़ा है, क्योंकि मैं खुद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कई बार निकला हूं। जब मैं मर्चेंट नेवी में था, मैं वहां से ऑयल लेके आता था, ऑयल टैंकर्स से। काफ़ी नैरो है। मगर मैं एक चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि इस एरिया के अंदर अरेबियन सी, खास करके जो नॉर्थ अरेबियन सी है, जिसके साथ ही हम देखते हैं गवादार आ जाती है, आगे जाकर थोड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाती है। तो इस एरिया के अंदर अमेरिका के 3 बैटल ग्रुप आ चुके हैं। 2 तो प्रेजेंट हैं। मेरा ये मानना है कि अमेरिका का फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट जो रहेगा, अगर वो डायरेक्टली इनके ऊपर हमला करते हैं तो इनके जितने नेवल एसेट्स हैं, जितने इनके जो गन पावर है, जो मिसाइल पावर है, पर्शियन गल्फ के अंदर, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, वो ईरानियन की जो शक्ति है, ये अमेरिका है, उसको तहस नहस करेगा। और
जो अमेरिका है, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो इसको डोमिनेट करके इसके ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसके साथ दुनिया भर के अंदर, चाहे वो यूरोपियन देश हो, हमारा देश क्यों ना हो, साउथ एशियन कंट्रीज क्यों ना हो, उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका इसके अंदर फिर कूदेगा अगर उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जैसे आप खबर दे रहे हैं कि उन्होंने फैसला लिया है, तो फैसले तो आगे बात बढ़ेगी। नहीं, बात बढ़ेगी, यही तो सवाल है, बात बढ़ेगी। और ईरान के तेवर वो नहीं है जो अमेरिका चाहता है। ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है, ईरान के तेवर वो दिखते नहीं है। कमोडोर सिंह, सवाल यही है एम्बेसडर त्रिपाठी, तो फिर अब दुनिया में इस वॉर का असर पड़ना शुरू हो जाएगा और शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होगी। जी बिल्कुल गौरव, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा तो गल्फ की जो 4 कंट्रीज़ हैं, बल्कि 5 कंट्रीज़ आप सोच लीजिए कि कुवैत, बहरीन, यूएई और कतार, हाँ, और प्लस ऊपर इराक, यहाँ से आने वाला तेल जो है वो बंद हो जाएगा, जिसका मतलब 20% दुनिया की तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। अगर सप्लाई पर असर पड़ेगा तो कीमतें नेचुरली बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ेंगी, इससे अमेरिका नहीं प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत बड़ा रिजर्व है 75 बिलियन बैरल का। इससे रूस नहीं प्रभावित होगा, क्योंकि रूस के पास काफ़ी ज़्यादा तेल है और चीन के पास भी है। इससे बाकी देश जो तेल के इंपोर्टर्स हैं वो प्रभावित होंगे, और उस चूँकि कीमतें बढ़ेंगी, कीमतों बढ़ने से उन देशों में महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था चौपट होगी। और जो लड़ाई कर रहे हैं देश, एक ये चीज़ मानी जाती है कि कोई भी 2 देश अगर लड़ाई कर रहे हों तो अगर लड़ाई 20 दिन भी चलती है तो दोनों देशों की इकनॉमी जो है वो 10 साल पीछे चली जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी विश्व में। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज से जुड़ी हुई कि ईरान नहीं सुधरा तो अमेरिका हमला करेगा। इस पर मैं आऊंगा, लेकिन ग्रुप कैप्टन वाजपेयी जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से ये खबर कितनी ज़्यादा अहम लग रही है? देखिए, ये मुझे एक थ्योरेटिकल और धमकाने वाला फैसला लगता है। जैसा कि त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि ऑयल सप्लाई फ्रॉम बहरीन, कतर, कुवैत और इराक से अफेक्ट होगी। सर, उन जगहों की ऑयल सप्लाई के साथ साथ ये चारों वो जगह हैं जहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं। ये अमेरिका को धमकाने के लिए कि आप इन बेसों पे अपनी आर्म्स एम्युनिशन की सप्लाई नहीं दे पाएंगे, और इसलिए ये फैसला एक धमकाने वाला लगता है। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह ईरान, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ करने की पोजीशन पे है। एक काम करता हूँ, जॉन दत्ता प्लीज मुझे यहाँ ज्वाइन करिए। मैं आ रहा हूँ ग्रुप कैप्टन वाजपेयी जी, प्लीज आप मुझे यहाँ ज्वाइन कीजिए। मुझे ये बताइए, देखिए यहाँ पर आ गए हम, ये पर्शियन गल्फ दिख रहा है हमको, और यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ से बुशहर से ये आता हुआ, ये यहाँ पर हम कतर, दोहा यहाँ पर आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर है कि ओमानियन गल्फ यहाँ पर है, ये यही कहीं स्ट्रेट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान, हाँ, बड़ा नैरो स्ट्रेच है ये, हाँ, और इसके पास जो बंदर अब्बास और ईरान इसके नॉर्थ में है, इस गल्फ को अगर बंद कर देता है ईरान, हाँ, यहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं निकल सकता है, हाँ, यहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं निकल सकता है। ये पूरा जितना ऑयल का मूवमेंट होता है इधर, जितनी कंट्रीज यहाँ से ऑयल लेती हैं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इस पर केवल ईरान का ही यहाँ पर केवल कब्जा कहें, या ईरान का ही कंट्रोल है, या किसी और देश का भी कंट्रोल है? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ओमान इसके साउथ में है, लेकिन मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ ना यहाँ से जाए, मैं लैंड बेस्ड आर्टिलरी, लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम, उसे ही मैं यहाँ मूवमेंट बंद कर दूंगा। कोई आपको याद होगा लाल सागर की बात, जहाँ पे हुती रोक के बैठे थे, रेड सी, यस, तो वो यही मामला है। हाँ, जो आपका रेड सी में था वही आपको गल्फ ऑफ ओमान में यहाँ ईरान कर दे। ठीक है, तो जो बात अभी यहाँ पर एम्बेसडर त्रिपाठी कर रहे थे, ग्रुप कैप्टन वाजपेयी जी कर रहे थे, देखिए यहाँ पर आप यूएई को देख लीजिए, इधर कतर को देख लीजिए, ऊपर आप देख लीजिए कुवैत को, तो इनसे जो आता हुआ जो कच्चा तेल है, क्या ईरान अकेले इसको बंद कर सकता है? बिल्कुल, अगर मैं यहाँ मुहाने पे बैठा हूँ, ये है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखिए, हाँ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो ऐसे, और ये शिप्स का मूवमेंट भी हमें दिख रहा है इसमें यहाँ पर, हाँ, और जो गल्फ ऑफ ओमान कहाँ गए? ओमान नीचे anyway, कहीं ओमान है इधर, हाँ, तो जो गल्फ है, गल्फ का मतलब है गर्दन। हाँ, जैसे हम चिकन नेक की बात करते हैं, वही हाल यहाँ पे है, हाँ, कि आप, मैं एक छोर पे बैठा हूँ, मैं बीच में से किसी को निकलने नहीं दूंगा। ठीक है,
तो ये है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिससे ईरान कह रहा है कि मैं किसी को निकलने नहीं दूंगा और इसको बंद करूंगा। प्लीज आप अपनी सीट पर बैठिए सर। तो देखिए, ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद करेंगे, उसकी पार्लियामेंट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। लेकिन अमेरिका से भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि ईरान नहीं सुधरा तो और बड़ा हमला करेगा अमेरिका। परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया, ये कह रहे हैं ट्रंप। दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने के लिए हमला किया गया। इजरायल ही नहीं, अमेरिका के लिए भी खतरा है ईरान, ये कह रहे हैं ट्रंप। तो 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया, ये ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि परमाणु खतरे से बचाने के लिए हमने हमला किया है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु ताकत बन जाएगा तो यह दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हो जाएगा और इजरायल ही नहीं, अमेरिका के लिए भी खतरा हो जाएगा ईरान, यह कहा है ट्रंप ने। तो जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है, यह खबर नहीं है। खबर यह है, ट्रंप ने कहा है कि हम फिर मारेंगे। ईरान को धमकी, अब ईरान को शांति स्थापित करनी पड़ेगी। अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो फिर हमला करेंगे। अगला हमला और बड़ा और आसान होगा। ईरान के परमाणु प्लांट पूरी तरह तबाह। अगर ईरान का अटैक हुआ तो और कड़ा जवाब देंगे। इजरायल की तारीफ भी की ट्रंप ने। उन्होंने कहा, नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया, ऐसी टीम बनी जैसे पहले कभी नहीं थी। इजरायली सेना ने शानदार काम किया। 40 सालों से ईरानी धमकी का अंत हुआ, पहले ही तय कर लिया था, अब और नहीं। इसी बीच अमेरिकी हमले के बाद रूस जा रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री। कल सुबह पुतिन से मिलेंगे ईरानी विदेश मंत्री। पुतिन से इस पर गंभीर सलाह लेंगे अरागची। अमेरिकी सपोर्ट से डर्टी जॉब कर रहा है इजरायल, यह कहा है अरागची ने। और ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बयान, खामनेई पर हमला तो अंजाम बुरा, ट्रंप ने विश्वासघात किया, यह कहना है अरागची का। ट्रंप ने अपराधी इजरायल का साथ दिया है, यह कहना है ईरानी विदेश मंत्री अरागची का। तो ईरान पर अमेरिकी हमला किसने क्या कहा? रूस ने कहा, अमेरिकी हमले के बाद परमाणु उत्पादन अब खुलेआम होगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा, अमेरिकी हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। ब्रिटेन ने कहा, बातचीत की मेज पर लौटे ईरान, ईरानी परमाणु कार्यक्रम एक बड़ा खतरा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर लगाम जरूरी, अब युद्ध नहीं, शांति का समय। सऊदी अरब ने कहा, अमेरिकी हमले ने चिंता बढ़ाई, ताजा हालात पर हमारी नजर है। मैक्सिको ने कहा, दोनों पक्षों में तत्काल बातचीत हो, क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश हो। ओमान ने कहा, ईरान पर अमेरिकी हमला गलत, मिडिल ईस्ट में तनाव कम किया जाए। पाकिस्तान ने कहा, हमले से जंग भड़क सकती है, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ेगी। चिली ने कहा, बातचीत से तनाव को खत्म किया जाए, हम दोनों देशों से शांति चाहते हैं। क्यूबा ने कहा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन है, ये मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ सकता है। और भारत के प्रधानमंत्री ने बातचीत में कहा ईरानी राष्ट्रपति से कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच ईरान में इजरायल की बड़ी स्ट्राइक, 8 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। ईरान में इजरायल ने एक और स्ट्राइक की है और उसने दावा किया है कि उसने ईरान के 8 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। और इजरायली लड़ाकू विमानों का ईरान में कहर, ईरानी शहर तबरीज पर कई हवाई हमले। तबरीज में स्ट्राइक से भारी तबाही की खबर है। इजरायली विमानों ने एक और ईरानी शहर तबरीज में किस कदर कहर ढाया है, यह आप देख सकते हैं। यह ईरान का शहर है तबरीज। और इजरायल का बड़ा दावा, 2 ईरानी प्लेन तबाह करने का दावा किया है। 2 ईरानी F-5 जेट तबाह किए, ये IDF ने दावा किया है। तो आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ईरान ने अब इजरायल पर जवाबी हमला बोला है। ईरान ने इजरायल के कई शहरों में हमले शुरू कर दिए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बारूदी बवंडर के बाद ईरान भड़क गया है। ईरानी सेना ने पलटवार करते हुए इजरायल में बारूद की वर्षा की। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागकर अपने इरादों को जाहिर कर दिया। ईरानी हमले की तस्वीर इजरायल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी जा रही हैं। तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें ही मिसाइलें दिखाई दे रही हैं।
ये इजरायली शहर हाइफा की तस्वीर है, जहां ईरान ने बारूदी हमला कर इस शहर को धुआं कर दिया। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई, जहां भारी नुकसान होने की खबर है। ईरान ने सबसे ज्यादा तेल अवीव और हाइफा पर हमला बोला है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ईरानी बारूदी बवंडर से इजरायली शहर बारूद के ढेर में तब्दील हो गया है। कैसे ईरानी हमले के बाद ये शहर धुएं के गुब्बार से भर गया है। ईरान ने ये भारी तबाही मचाई है। ये देखिए कैसे ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहर में कहर बरपाया है। ये मिसाइलें वेस्ट बैंक की ओर से इजरायली सेना ने दागी हैं। ईरान अब इजरायल पर कई क्षेत्रों से प्रहार कर रहा है। और अमेरिकी स्ट्राइक से भड़के ईरान ने इजरायली शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। एक साथ कई शहरों को निशाना बनाया गया है। न्यूक्लियर और सामरिक ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान की मिसाइल फोर्स की बौखलाहट इजरायल को छलनी करने निकली। ईरान से दागी गई इन दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों को देखिए। इजरायल के आसमान में इन मिसाइलों को देखकर अच्छों के पसीने छूट गए। गुस्से से आग बबूला ईरान ने एक के बाद एक पूर्वी इजरायल के शहरों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के मिसाइल अटैक के साथ ही हाइफा समेत कई शहरों में अलर्ट सायरन बज उठे। लोगों को तुरंत बम शेल्टर्स और बंकरों में जाने की ताकीद पहले ही कर दी गई थी। लिहाजा जैसे ही एयर अलर्ट सायरन बजे, पूरे इलाके में दहशत मच गई। देखिए, ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल गोलान हाइट्स में गिरी। चश्मदीदों के मुताबिक मिसाइल के प्रहार से भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। धमाके के बाद आसमान में नजर आ रहे धुएं के गुब्बार से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इजरायल के हाइफा से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ईरान की मिसाइल ने यहाँ कहर मचाया। ईरान की एक मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरी। ईरान के इन हमलों से शहर में भारी तबाही हुई है। हाइफा में ईरान की मिसाइल सीधे एक कंपार्टमेंटल स्टोर पर गिरी। बैलिस्टिक अटैक से बिल्डिंग तहस नहस हो गई। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। और ईरान के आज इजरायल के कई अहम ठिकानों पर ईरान ने आज बारूदी वर्षा की। कहां ईरान ने इजरायल में तबाही मचाई, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। बदले की आग में झुलस रहे ईरान ने इजरायल के 10 से ज्यादा शहरों पर एक साथ हमले कर बता दिया कि परमाणु ठिकानों पर हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। ईरान ने इजरायल पर एक साथ दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजरायल के हाइफा में कई इमारतों को निशाना बनाया। हमले के बाद की तस्वीर को देखिए। ईरानी हमले के बाद तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। हाइफा पर हमले की एक और तस्वीर देखिए। जब मारिब के ऊपर से ईरानी मिसाइल गुजरी तो पूरा इलाका थर्रा गया। इस हमले के बाद हाइफा में काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर भी हाइफा की है, जहां ईरानी सेना ने भारी तबाही मचाई है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। हमले के बाद लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तेल अवीव में हमले की दूसरी तस्वीर है। ईरानी मिसाइलों ने रिहायशी इलाकों को नेस्ता नाबूद कर दिया है। बारूदी हमले के बाद ये इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर यरूशलेम की है, जहां ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। यरूशलेम के आसमान में एक साथ कई मिसाइलें देखी जा सकती हैं। इन मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। और ईरान के मिसाइल हमले में तेल अवीव में तबाही मची है। तेल अवीव के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो गए हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा की यह रिपोर्ट। इस तरीके के विध्वंस और तबाही की कई तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जाहिर है कि न केवल घर, इमारत, बल्कि आसपास की तमाम चीज़ों को देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि ये तबाही कितनी बड़ी थी, ये विध्वंस कितना बड़ा था और उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। अब आप देखिए कि ये पूरा इलाका उस मिसाइल के तपिश में आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जो इलाके हैं ये सिविलियन इलाके हैं। तो ऐसी स्थिति में चांसेस यही है कि जब उस मिसाइल को रोकने की कोशिश की गई, हो सकता है उसका निशाना कहीं और हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो वो आकर यहाँ पर गिरी है। और जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में एक बहुत क्षति पहुँची है, बहुत विध्वंस हुआ है। कि इस वक्त जिस तरीके की कोशिश की गई थी ईरान की तरफ से, हालांकि ये अप्रत्याशित नहीं है, इसका अनुमान था। क्योंकि जब अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया उसके बाद से लोग मान रहे थे कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ। ईरान ने पूरी ताकत के साथ मिसाइल से अटैक किया। और इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के तबरीज इलाके में भारी बमबारी की। इस हमले के बाद रिहायशी इलाके में भारी नुकसान की खबर है। इजरायल और ईरान के बीच अब विध्वंसक हमले जारी हैं। एक तरफ ईरान इजरायली शहरों को खंडर बना रहा है, वहीं इजरायल भी जवाबी कार्रवाई कर ईरान के प्रमुख शहरों और सामरिक ठिकानों को नेस्तानाबूद करने में जुटा है।
ईरान पर इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की है। विध्वंसक हमले की तस्वीर ईरानी शहर तबरीज की है, जहां इजरायली वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तबाही मचाई है। तबरीज शहर का ये इलाका इजरायली हमलों के बाद धुआं हो गया। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये हमले ईरान को जवाब हैं। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ की बमबारी के बाद ईरान के तबरीज में भारी तबाही हुई है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने भी आज ईरान के कई शहरों पर हमले किए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर एक साथ हवाई हमला बोला है। आईडीएफ का दावा है कि उसकी सेना ने ईरान में भारी तबाही मचाई है। इजरायल ईरान युद्ध में दोनों देश में भारी तबाही हुई है। उसके बाद भी कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। और ईरान ने आज इजरायल पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया। ईरान के निशाने पर ज्यादातर इजरायल के रिहायशी इलाके रहे। तेल अवीव के रिहायशी इलाके में सीधे एक बिल्डिंग पर गिरी मिसाइल के बाद वहां पर क्या हालात हैं, ये वीडियो उसकी गवाही दे रहे हैं। ईरान के इस पिन पॉइंट अटैक में नागरिक सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के बैलिस्टिक अटैक के बाद रिहायशी इलाके में किस हद तक तबाही हुई है, इसका अनुमान भर लगाया जा सकता है। हर तरफ तबाही की तस्वीर है। घर के घर मलबों में तब्दील हो गए। घरों का कोई भी सामान सुरक्षित नहीं रहा। हर तरफ मलबा देखा जा सकता है। जोरदार धमाके के बाद धूल और धुएं का अंबार लग गया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से शहर में भारी तबाही है। ईरान की मिसाइलें जमीन से टकराने के बाद ऐसा विध्वंस मचाया कि रूह कांप जाए। इजरायल ने जहां ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया, वहीं ईरान ने बदले में तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। देखिए कैसे इस रिहायशी इलाके में सैकड़ों इमारतें तहस नहस हो गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए। टूटी हुई दीवारें और बर्बाद सड़कें आपको ईरान के गुस्से का एहसास करा सकती है। अमेरिका के हमले का बदला ईरान ने इजरायल के अहम शहरों में मिसाइल वर्षा करके लिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक तबाही मचा दी है। और ईरानी हमले के बाद तेल अवीव समेत कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। भारी तबाही मची है। देखिए रिपोर्ट। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध और तेज होता जा रहा है। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद इजरायल ने भी ईरान के एक नेवी बेस पर हमला किया। इसी हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल की तरफ से मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। ताजा हमले की तस्वीर तेल अवीव की है, जहां भीषण मिसाइल हमले से हाहाकार मचा हुआ है। हमला इतना भीषण था कि मिसाइल अटैक से कई इमारतें जमींदोज हो गईं। बैलिस्टिक मिसाइल हमले से इजरायल को भारी नुकसान की खबर है। ईरान अपने भीषण हमले में तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। तेल अवीव में मिसाइल हमले से एक घर मलबे में बदल गया। ईरानी मिसाइल हमलों ने इजरायल के इकोनॉमिक कैपिटल तेल अवीव को दहला दिया है। मिसाइल हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हमले के बाद लोग बंकरों में छिपते दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मिसाइल धमाकों की आवाज ने तेल अवीव को थर्रा दिया है। एक के बाद एक होते हमलों से एक और लोग दहशत में हैं। वहीं रिहायशी इलाकों के साथ साथ ताजा हमले में ईरान ने आईडीएफ के कमांड सेंटर को टारगेट किया है। और तेल अवीव में ईरान ने भारी तबाही मचाई है। जहां हमला हुआ है वहां TV9 संवाददाता मनीष झा भी मौजूद थे। आइए देखते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। TV9 की टीम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां आज ईरान के मिसाइल हमले से भारी तबाही पहुंची है। हम तेल अवीव के इस इलाके में मौजूद हैं जहां पर कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल हमले को देखने के बाद, जिस तरह का मिसाइल हमला किया गया, उसके बाद साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि इसके बावजूद कि ईरान के मिसाइल हमले को रोकने के लिए इजरायल ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी भारी विध्वंस हुआ है। और वो इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप वो तमाम तस्वीरों को देखिए। उन तस्वीरों को हमारे कैमरा सहयोगी रोहित दिखाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके का मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर मिसाइल के इस्तेमाल के बाद जो तबाही हुई है, वो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीते एक हफ्ते के भीतर जो ईरान के कई मिसाइल हमले हुए थे, उसमें आज सबसे बड़ा हमला था। इतना बड़ा हमला कि अगर वो कामयाब हो गया होता तो इजरायल में बहुत बड़ी तबाही होती।